इस वीडियो में हम लोग रेना मारिया रिल्के का लिखा हुआ पोएम द सॉन्ग ऑफ द बेगर का लाइन बाय लाइन हिंदी एनालिसिस करेंगे। इसका क्रिटिकल एनालिसिस को भी साथ में लेते हुए चलेंगे और इसका थीम्स को भी समझते हुए चलेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से लिंक क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं रेना मारिया रिल्के। ये बेसिकली एक ऑस्ट्रियन पोएट थे और इनके जितने भी पोएम्स हैं मेन जर्मन भाषा में लिखा हुआ है। और ये जो टेक्स्ट आप लोग अपने सामने देख रहे हैं ये एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है जो कि किया गया है एल्बर्ट अर्नेस्ट फ्लेमिंग द्वारा। तो बेसिकली द सॉन्ग ऑफ बेगर टाइटल से ही आप लोग समझ पा रहे हैं ये एक बेगर का बारे लिखा गया है। एक बेगर का संगीत, संगीत इन द सेंस उसका अपना इमोशनल आउटपोर, उसका अपना एक्सपीरियंसेस, उसका अपना एक कहानी जो वो सबको सुना रहा है, उसका अपना ज़िंदगी कैसे लगता है। एक बेगर का ज़िंदगी में तन्हाई क्या होता है, परेशानी क्या होता है, बाकियों से अगर आप कंट्रास्ट करें, कंपेयर करें तो एक बेगर की ज़िंदगी कैसे अलग है। ये बेगर अपना मुंह से बता रहा है, सबको सुना रहा है अपना दुख का गीत, अपना ज़िंदगी का गीत। यही है द सॉन्ग ऑफ द बेगर। ठीक है, आइए अब लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। I am always going from door to door, whether in rain or heat, and sometimes I will lay my right ear in the palm of my right hand. तो मैं हमेशा जाता हूँ एक दरवाजे से दूसरे दरवाज़ा, चाहे वो बारिश में हो या वो धूप में हो। और कभी कभी समटाइम्स आई विल ले माई राइट ईयर, कभी कभी मैं अपना जो दाहिना कान है वो अपना दाहिना हाथ का हथेली पे रखता हूँ। एंड एज आई स्पीक माई वॉइस सीम स्ट्रेंज एज इफ इट वेर एलियन टू मी। और जब मैं बोलता हूँ कुछ तो तब मेरा वॉइस, मेरा स्वर ऐसा लगता है कि वो अजीब है, जैसे कि ये मेरा अपना है ही नहीं, ये किसी दूर से आ रहा हो, कोई एकदम अलग ही व्यक्ति से आ रहा हो, मेरे से संपूर्ण जुदा है ये। अब इसका मतलब क्या है कि पहले तो वो अपना फिजिकल स्टेट का मतलब डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि उसका हालत कैसा है। वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे घूमता फिर रहा है। इसका मतलब सबसे पहला उसका अपना कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है, उसका अपना कोई स्थायी घर, परमानेंट या फिक्स्ड होम नहीं है। ठीक है, ही इज़ विदाउट अ परमानेंट एड्रेस। उसका पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, अपना छत ना होने का कारण उसको नेचर का हार्शनेस से रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है। चाहे धूप हो उससे भी उसको बचाने का कोई नहीं है, चाहे बारिश हो उससे भी उसको बचाने का कोई नहीं है। तो उसको नेचर का एक्सट्रीमिटीज़ सहन करके चलना पड़ता है। एक नंबर तो उसको नेचर का एक्सट्रीमिटीज़ सहन करना पड़ता है, ऊपर से उसको सोशल एक्सट्रीमिटीज़ भी सहन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना घर नहीं है, वो फाइनेंशियली वीक है, उसको सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं है, इसीलिए कोई उसको अपना समाज का एक रिस्पेक्टेबल मेंबर समझता ही नहीं है। रिस्पेक्टेबल मेंबर तो छोड़ दीजिए, बहुत कोई तो उसको इंसानियत का भी दर्जा नहीं देता, मिनिमम ह्यूमन जो डिग्निटी है वो भी कोई उसको शो नहीं करता। ओके, और कभी कभी वो क्या करता है, उसका दाहिना हाथ का हथेली से अपना दाहिना कान को वो ढक देता है। ये किस चीज़ का जेस्चर है? जनरली हम लोग जब कुछ नहीं सुनना चाहते हैं तो अपना हाथ से हम लोग अपना कान ढक देते हैं, पहला मतलब ये। दूसरा मतलब ये है कि जब हम लोग काफ़ी टायर्ड हो जाते हैं और हम लोग के पास सोने के लिए तकिया नहीं होता तो कभी कभी हम लोग अपना हथेली को ही तकिया बना के उसमें अपना कान और सिर ऐसे रख के सो जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही मतलब यहाँ पे अब लागू हो रहा। एक तो रेस्ट करने का कि दिन भर वो बेचारा इतना थक जाता है, दिन भर घूम घूम के परिश्रम करके, सही से उसको खाना पानी नहीं मिलता, नेचर का एक्सट्रीमिटी सहन करना पड़ता है। इतना स्ट्रगल उसका एक अकेले व्यक्ति के लिए करना बहुत कष्टकर हो जा रहा, बहुत मुश्किल हो जा रहा है, इसलिए वो काफ़ी एग्जॉस्टेड हो जाता है, काफ़ी वेरी, काफ़ी टायर्ड वो फील करता है। और उसी टायर्डनेस को दूर करने के लिए वो बस अपना हाथ में ही कान रख के सो जाता है, क्योंकि उसको देने के लिए तकिया किसी के पास नहीं। ये सब लग्जरी है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरा मतलब जो वो अपने कान को ढक देता है क्योंकि वो सुनना नहीं चाहता दुनिया का आवाज़, दुनिया का वो आवाज़ जो उसको एज ए रिस्पेक्टेबल ह्यूमन पर्सन डिनाई कर देता है, उसको एक बेसिक मिनिमम डिग्निटी डिनाई कर देता है, उसको कोई सोशल इज्जत डिनाई कर देता है, और उसको थोड़ा सा प्यार मोहब्बत या कुछ भी पॉजिटिव चीज़ उसको डिनाई कर देता है। दुनिया सिर्फ उसके लिए अभिशाप है, दुनिया सिर्फ उसके लिए कर्स है, दुनिया सिर्फ उसके लिए नेगेटिविटी का एक मैसेज लेके आता है जो उसको सुनना नहीं है, इसलिए वो अपना कान ढक ले रहा। और जब वो बोल रहा है तो उसको काफ़ी अजीब लग रहा है, जैसे कोई अलग ही बोल रहा हो, यानी ये उसका सेल्फ डिटैचमेंट है, या कहा जाए तो डिसकनेक्शन, ठीक है, फ्रॉम हिज ओन सेल्फ। वो इतना ज़्यादा बाहरी चीज़ों से, बाहरी प्रतिबंधकताओं से, एक्सटर्नल कैलमिटी से इतना वो परेशान है, इतना वो उसका अंदर उसका सेल्फ झूझा हुआ है कि
उसको अपने ही आप से, अपने ही अंदर का पर्सनैलिटी से वो डिटैच महसूस कर रहा है, सिवर्ड महसूस कर रहा है, कटा हुआ, अलग समझ रहा है, आइसोलेशन उसको घेर चुका है, उसका आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्राइसिस हो रहा है, ही इज कंप्लीटली सफरिंग फ्रॉम अ लॉस, अ सोशल आइसोलेशन. ओके, for I'm not certain whose voice is crying, mine or someone else's. I cry for a pittance to sustain me, the poets cry for more. क्योंकि मैं निश्चित नहीं हो पा रहा हूँ कि किसका ये कंठस्वर है, किसका आवाज़ है ये जो रो रहा है, क्या ये मेरा अपना आवाज़ है या ये किसी और का है. इसका मतलब क्या कि वो ये समझ नहीं पा रहा है, वो अपने आप से इतना ज़्यादा बिछड़ चुका है, इतना अपने आप से अलग हो चुका है, आइसोलेटेड हो चुका है, क्योंकि ये उसको पता ही नहीं चल रहा है ये क्या उसका अपना दर्द है. अपना गम है, दर्द मतलब है फिजिकल दर्द भी और प्लस एक साइकोलॉजिकल दर्द भी, एक ट्रॉमा भी, एक मेंटल पेन भी. तो क्या ये सिर्फ उसका अपना अकेले का है या कि किसी और का भी है, किसी और का इन द सेंस कि पूरा दुनिया में तो सिर्फ अकेला वो नहीं है जिसको इस तरीके के हालात का सामना करना पड़ रहा है, उसके जैसे और भी आदमी हैं और उससे बदतर हालात के भी कुछ आदमी हो सकते हैं. तो एक तरीके से ये एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहा है कि दुनिया के जितने भी डाउन ट्रॉडन पीपल है, जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन है, उनका प्रतिनिधित्व ये कर रहा. और इसको समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ मैं अकेला हूँ, मेरा अकेले का गम, या दुनिया का मेरे जैसे जितने तबकों का आदमी है सबका दुख दर्द गम एकजुट होकर के मेरे अंदर से ये आवाज़ आ रहा है, मेरे अंदर से ये पुकार, ये रोआ रोहट आ रहा है. मैं तो चलो फिर भी सिर्फ सस्टेनेंस के लिए रोता हूँ. आई क्राई फॉर ए पिटेंस टू सस्टेन मी. सस्टेन यानी ज़िंदगी को चलाना, सर्वाइव करना. ठीक है, तो मैं बस ज़िंदगी मेरा चल जाए, मेरा जान बचा रहे, मैं टिका रहूँ, बस उतना ही सस्टेनेंस के लिए, उतना ही सर्वाइवल के लिए मैं पिटेंस करता हूँ. यानी मैं एक तरीके का दाखिला पेश करता हूँ या उसका डिमांड करता हूँ. मैं उसी के लिए मैं रोता हूँ या उसी के लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ कि बस मेरा सर्वाइवल हो जाए, मैं ज़िंदा रह जाऊँ. द पोइट्स क्राई फॉर मोर. लेकिन जो पोइट्स है ना, वो सर्वाइवल से भी कुछ ज़्यादा चाहते हैं, सर्वाइवल से भी ज़्यादा कुछ डिमांड करते हैं. क्या डिमांड करते हैं? सबसे पहले तो वो लोग रिकग्निशन डिमांड करते हैं, फिर वो लोग फेम डिमांड करते हैं, पब्लिक एक्सेप्टेंस डिमांड करते हैं, ग्लोरी डिमांड करते हैं, पैसा डिमांड करते हैं, इज्जत डिमांड करते हैं एंड व्हाट नॉट. तो यहाँ पे एक तरीके से आर्टिस्टिक और जो एक बेसिक, इन दोनों में एक लाइन ड्रॉ किया गया, एक लकीर खींचा गया, कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया गया है कि उसका जो ज़िंदगी है ना, उसमें एस्थेटिक्स का कोई स्कोप है ही नहीं, उसमें आर्ट का कोई स्कोप है ही नहीं, उसमें कुछ ऑर्नामेंटेशन या कुछ लग्जरी का स्कोप है ही नहीं. वो अपना बेसिक सर्वाइवल को लेके इतना चिंतित है कि वहीं बस उसको सर्वाइवल मिल जाए, वहीं उसके लिए सफिशियंट है. बाकी जैसे पोइट्स का डिमांड, या पोइट्स यहाँ पे तो जस्ट एक सिंबल है किस चीज़ का, कि लाइफ में जो भी कुछ खूबसूरत है, लाइफ में जो भी कुछ लग्जूरियस है, लाइफ में जो भी कुछ एस्थेटिक है उस चीज़ का, तो उसका लाइफ में एस्थेटिक्स का कोई स्थान है ही नहीं. जहाँ सर्वाइवल होना ही मुश्किल हो, वहाँ एस्थेटिक्स सिर्फ एक रिडंडेंस है और कुछ नहीं. द इन द एंड आई कंसील माई एंटायर फेस एंड कवर बोथ माई आइज. आखिर में मैं क्या करता हूँ? कंसील यानी छुपा लेना, ढक लेना. मैं अपना पूरा चेहरे को ही छुपा लेता हूँ और मेरे दोनों आंखों को भी ढक लेता हूँ. देयर इट लाइज इन माई हैंड्स विथ ऑल इट्स वेट एंड लुक्स एज इफ एट रेस्ट. और वहीं मेरा हाथों का अंदर पूरा अपने भार का समेत वो रहता है. वो यानी यहाँ पे वो अपने पूरा चेहरा का, जो अपना चेहरा और आँख को छुपा लेता है ना अपने हाथ से, तो वहाँ चेहरा और आँख का बात कर रहा है. हालांकि यहाँ पे एक और सेंस, आप आइडेंटिटी भी समझ सकते हैं, उसका जो परिचय है, उसका जो एक खासियत है, उसका जो पर्सनैलिटी है, उसका जो एटीट्यूड है, उसका भी एक तरीके से बात किया जा रहा है. सो नो वन मे थिंक आई हैड नो प्लेस वेयर अपॉन टू ले माई हेड. तो कोई भी कम से कम ये ना सोच सके कि मेरे पास ऐसा कोई जगह ही नहीं था जहाँ पे मैं अपना सर रख सकूँ, जहाँ मैं अपना सर ढक सकूँ, जहाँ मैं अपना चेहरा छुपा सकूँ, जहाँ मैं अपना आँख छुपा सकूँ. ऐसा कोई जगह मेरे पास नहीं रहा. ऐसा कम से कम कोई सोच नहीं सके. क्यों ऐसा ऐसा सोचने का नौबत क्यों आएगा? ऐसा सोचने का नौबत इस वजह से आ सकता है कि क्यों कि उसके पास जाहिर सा बात है, जैसे आपको अगर याद होगा कि थोड़ा पहले स्टेंजा में ही बताया गया था कि वो अपना हाथ में डायना हाथ का हथेली में अपना डायना कान रख के सोता है. तो इससे क्या कि उसके पास पिलो नहीं है, इसलिए वो हाथ को ही अपना पिलो बना के आराम बना के सो रहा है. तो अगर वो अपना हथेली से अपना मुंह कवर नहीं करेगा, सर नहीं ढकेगा, तो आदमी को लगेगा कि जैसे उसका पास कुछ नहीं है. उसका एम्प्टीनेस, उसका इनसिग्निफिकेंस, उसका इनेननेस ये और ज़्यादा प्रकट हो जाएगा, ये और ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा, और ये वो नहीं चाहता है. इससे एक चीज़ पता चलता है कि वो बेगर भी हर आम आदमी जैसा
डिग्निटी रखता है, उसका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, भले उसके पास सस्टेनेंस नहीं है, भले उसके पास फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, भले ही उसके पास ज़िंदगी बढ़िया से गुजर बसर करने के लिए जो संपत्ति जो प्राचुर्य का दरकार पड़ता है वो भले ही उसके पास नहीं है, कोई लग्जरी उसके पास नहीं है, कोई कंफर्ट वो अफोर्ड नहीं कर सकता, बट still he is a human being, and for being human alone he demands the basic human dignity like everybody else. बाकी सबके जैसा वो भी एक मिनिमम मानवीय मर्यादा डिजर्व करता है जो उसको कोई नहीं देता। सब कोई उसको ये मिनिमम डिग्निटी, ये मिनिमम इज्जत डिनाई कर देता है। और इसीलिए वो जब भी वो कभी भी ये दिखाना नहीं चाहता है कि उसके पास कुछ नहीं है, वो बस एक एम्प्टी है, वो दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, वो वर्थलेस है, वो प्राइसलेस है, वो इनसिग्निफिकेंट है, ये वो बेगर कभी भी दिखाना नहीं चाहता है। इसीलिए वो बोल रहा है कि मेरे पास कम से कम मेरा हाथ तो है ना, मेरा हाथ से ही मैं अपना चेहरा कवर कर ले रहा हूँ ताकि कम से कम किसी को ये नहीं लगे मेरा चेहरा ढकने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, मेरा सिर रखने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। ये एलियनेशन और आइसोलेशन को भी दिखाता है। एक तरीके से आप इसको इस ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कोई आदमी जब दुखी होता है, कोई आदमी जब अकेला पड़ जाता है तो उसको अपना फैमिली मिलता है, उसको अपना दोस्त मिलता है, उसको अपना परिवार परिजन मिलते हैं जिनके साथ वो अपना दिल का बोझ हल्का कर सके, जिनका कंधा में वो सर रख सके, जिनका साथ हाथ में हाथ मिला करके वो चल सके, एक सोल्यूशन निकाल सके। लेकिन इस बेगर के पास वो मिनिमम असिस्टेंस भी नहीं है, इसके पास वो फैमिली नहीं है, इसके पास कोई दोस्त नहीं, इसके पास कोई सोशल कनेक्शन ही नहीं है जिनका कंधे पे ये अपना सिर रख सके। तो इसका पास वही हाथ ही है, अपना ही हाथ है, ये खुद ही अपना सहारा है। इसका रास्ते में चलने के लिए कोई इसका साथ खड़ा होने के लिए तैयार है नहीं। तो इस चीज़ को भी ये दर्शाता है कि कैसे फिनेंशियल जो एक स्टेटस है वो आदमी को ना तो सिर्फ उसका सोशल स्टेटस का मार्कर का तौर पे काम करता है बल्कि उसका ह्यूमन डिग्निटी भी निर्धारित करता है। और किसी का अगर फिनेंशियल स्टेटस वीक है, किसी का अगर फिनेंशियल स्टेटस सही नहीं है, तो ना तो सिर्फ उसको कंफर्ट से वंचित होना पड़ेगा, ज़िंदगी का आराम ऐशो इशरत से वंचित होना पड़ेगा, बल्कि मिनिमम जो सोशल कंपेनियनशिप है, फैमिली नीड है, वो सबसे भी उसको सेवर करा जाएगा, वो सबसे भी उसको सेपरेट किया जाएगा। और ये सिर्फ अगर आप थोड़ा ध्यान दें और क्रिटिकल इंसाइट रखें तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा पोएम हालांकि बेगर को ही लेकर के सुपरफिशियल लेवल में लिखा गया है, लेकिन ये हर वो आदमी के लिए लागू होता है जिसके पास कोई ना कोई चीज़ का ड्रास्टिक शॉर्टेज है। चाहे वो उसके पास पैसा का शॉर्टेज रहे, चाहे उसके पास आराम का शॉर्टेज रहे, चाहे उसके पास मानसिक शांति का शॉर्टेज रहे। जो आदमी अलोन है, जो आदमी अकेलेपन से मतलब जूझ रहे हैं, जो आदमी फ्रस्ट्रेशन से जूझ रहा है, जो डिप्रेशन से जूझ रहा है, जिसका सर में टेंशन भरा पड़ा हुआ है, जिसके साथ बात करने के लिए कोई नहीं है, ऐसे ढेरों आदमी हैं हम लोग के समाज में जो जिनको हम लोग देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। तो ये इमोशनल नीड्स, फिजिकल नीड्स, मटेरियल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, इन सारों तरीके का नीड्स जिसका दरकार है, जिसके पास हम लोग को और ज़्यादा खड़ा होना चाहिए एज अ सोशल सपोर्ट, ये उन सब अनहर्ड वॉइसेस का तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन है पोएट द्वारा कि इनका आवाज़ को और ज़्यादा बुलंद करना चाहिए, इनका और साथ देना चाहिए, लेकिन वो ना करके हम लोग इनको और ढकेल दे रहे हैं ताकि ये लोग और सब ह्यूमन स्तर में पहुंच जाए। बट वी शुड नॉट डू दैट, वी शुड डू एग्जैक्ट द अपोजिट, टू सपोर्ट देम, टू कम अहेड, टू स्टैंड बिसाइड देम। ये था पूरा पोएम। आशा करते हैं आपको पोएम अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही और भी कोई कंटेंट चाहिए होगा, चाहे प्रोज, पोएट्री, लिटरेरी, थियरी, ड्रामा कुछ भी हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिएगा। हम लोग जल्दी से जल्दी वीडियो बना के डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ स्टे।